हाँ दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी में विश्वास नहीं करते होंगे। लेकिन लाइफ में कभी ना कभी हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके कारण हम लोग इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की स्टोरी हमें स्मिथ ने भेजी है, जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है। वैसे तो स्मिथ वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, पर जिस समय की यह घटना है उस समय वह भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण इलाके में तैनात था। स्मिथ, आपका धन्यवाद हमें अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। स्मिथ कहता है कि वह पोस्ट ऑफिस में काम करता है और उस समय भूटान सीमा के पास एक ग्रामीण इलाके में तैनात था। ग्रामीण इलाका होने के कारण वहाँ ऑफिस का समय बहुत सख्त नहीं था। मैं आमतौर पर दोपहर करीब 2 बजे घर लौट जाता था। गांव में बिजली की समस्या रहती थी और उस समय मैं गेमिंग का बहुत शौकीन था, इसलिए मैंने पास के एक शहर में किराए पर मकान लेने का फैसला किया। वहां से ऑफिस जाने के लिए मैं अपनी बाइक से करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय करता था। सड़क पक्की और अच्छी हालत में थी, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर कोई घर नहीं था। चारों तरफ बस हल्का फुल्का जंगल फैला था। यह सुनसान रास्ता तब जाकर खत्म होता था जब सड़क नेशनल हाईवे से मिलती थी। सुमित कहता है कि उस दिन दोपहर करीब 3 बजे मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। आधा रास्ता तय कर चुका था। यह सड़क आमतौर पर खाली रहती थी। कभी कभी कोई कार या आदमी अपने मवेशियों के साथ दिख जाते थे। ऐसे में आसपास कोई हलचल हो तो ध्यान अपने आप चला जाता है। इस दौरान मैंने सड़क के किनारे एक महिला को चलते हुए देखा। वह आदिवासी पहनावे में थी और उम्र करीब 30 साल रही होंगी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो पीछे मुड़कर उसे देखने के लिए बाइक के रियर व्यू मिरर में झांका, और हैरानी की बात है कि वह वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुरंत बाइक रोक दी, लेकिन दिन का समय था और मुझे यह एक रोमांचक अनुभव लग रहा था, इसलिए डरने की बजाय मैंने पता लगाने की सोची। सड़क के दोनों ओर केवल बांस के पेड़ थे, कोई घर नहीं था। ऐसे में उसके अचानक गायब होने का कोई तुक नहीं बनता था। मैंने कुछ मिनट इधर उधर देखा, फिर वहीं रुककर पेशाब किया और वापस घर चला गया। शाम आराम से बीती। मैंने गेम खेला, खाना खाया, सब कुछ सामान्य था। रात करीब 1 बजे मैं सोने चले गया। सुमित कहता है कि करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुली, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैं हिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया हो। स्लीप पैरालिसिस, मैंने सोचा। पहले भी कई बार ऐसे हो चुका था, तो मैं जानता था कि बस आंख बंद करके इंतज़ार करना ही सही रहेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। मैंने महसूस किया कि कोई ठंडी हथेलियाँ मुझे पीछे से जकड़ी थी। उनकी ठंडक मेरे शरीर में समा रही थी। अब मैं सच में घबराने लगा। इससे पहले कि किसी भी स्लीप पैरालिसिस अटैक में मैंने कभी किसी की मौजूदगी महसूस नहीं की थी, ना कुछ सुना ना देखा। लेकिन अब मैं कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? उस सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी, मीठी और सुरीली आवाज़ आई, तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अब मैं बहुत डर चुका था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो हल्के से हंसी और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। डरते हुए मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा था। सुमित कहता है कि इसके बाद मुझे नहीं पता चला मैं कब सो गया। अगली सुबह मुझे तेज बुखार था, इसलिए मैंने ऑफिस ना जाने का फैसला किया। उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत घबराया हुआ था। अकेले सोने से डर लग रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्यों के दूसरे कोने में रहते थे, तो उन्हें बुलाना मुमकिन नहीं था। उस रात फिर वही हुआ, वही एहसास जैसे कोई मुझे बाहों में भर रहा है। लेकिन इस बार मैंने दिखाया जैसे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं चुपचाप लेटा रहा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसलिए उसने मुझे मार डाला। रामगढ़ गांव जाओ और पूछो।
वह गांव एक छोटा सा इलाका था जहां लगभग 15 से 20 घर थे और एक किराने की दुकान थी। मैं जहां काम करता था यह उससे करीब 8-9 किलोमीटर दूर था। आवाज़ ने आखिरी बार कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई। सुमित कहता है कि अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूँ। ऑफिस पहुंचकर मैं अपने कलीग दिनेश, जो यहीं का रहने वाला है, से बात करता हूँ। फिर हम दोनों मेरी बाइक से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जिसका नाम उस औरत ने बताया था। वहां पहुंचकर हम एक किराने की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बातचीत करना शुरू करते हैं। वह दिनेश से उसकी लोकल भाषा में कहता है कि यहाँ एक लकड़हारे की पत्नी कुछ दिन पहले फांसी पर लटकी मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पति ने उसे मारा क्योंकि वह 5 साल के बाद भी मां नहीं बन पाई थी। अब मुझे सब समझ आ गया था। दिनेश मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान की कृपा है कि तुम बच गए। इस तरह मारे गए लोग पूरी आत्मा बन जाती है और किसी भी राहगीर को अपना शिकार बना सकते हैं। और तुमने वहां पेशाब करके इसे और बुला लिया। तांत्रिक ने मेरे लिए एक पूजा की और मुझे राख दी। उसने कहा, इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क दो और 7 दिन तक इसे मत हटाना। वह मुझसे सिर्फ 20 रुपए ही लेता है। मैं ठीक वैसे ही करता हूँ जैसे उसने कहा था, और इसके बाद वह आत्मा मुझे कभी परेशान नहीं करती। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश कर रही है। क्या यह स्लीप पैरालिसिस था? अगर यह स्लीप पैरालिसिस था तो स्लीप पैरालिसिस में इंसान से लंबी बातचीत हो सकती है। उस तांत्रिक की पूजा के बाद सुमित को और कभी ऐसा क्यों फील नहीं हुआ? और सुमित ने दिन में जो औरत देखी थी वह पल भर में कहाँ गायब हो गई? यह घटना हमें सोचने के लिए विवश कर रही है कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन कभी कभी हमें उनके होने का एहसास जरूर होता है।